सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बिहार में बीजेपी का कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। मौर्य ने कहा, यूपी बिहार साथ साथ। बिहार में बीजेपी जेडीयू द्वारा सम्राट अशोक की जयंती को लेकर मनाए जाने वाले कार्यक्रम में सियासत हुई तेज। विपक्ष ने कहा, एनडीए में दिख रहा दरार। मुंगेर में डायन बताकर वृद्ध महिला की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2 महिला समेत 4 को उम्र कैद की सजा। मृतक के पुत्र ने कोर्ट पर जताया आभार। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी हुई पूरी। कल होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान का दिया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए सबसे पहले बात खबर बिहार की करेंगे और खबर बिहार में सबसे बड़ी बात होगी आज राजधानी पटना से। और पटना में यानी कि बीजेपी की ओर से आज सम्राट अशोक की जयंती कार्यक्रम मनाई गई और गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में इसका आयोजन किया गया। राजधानी में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पटना शहर को होर्डिंग और बैनर पोस्टर से पूरी तरीके से सजा दिया था। जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय के साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महान सम्राट अशोक के शासन में न्याय होता था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुरखों की विचारधारा, उनके आदर्शों को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया है। वहीं कार्यक्रम में बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सम्राट अशोक ने धरातल पर जो कार्य किया वो मिसाल के तौर पर अमर रहेगा। का विषय है सौभाग्य का विषय है कि पटना के इस सभागार में सम्राट अशोक की जयंती के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जो नंदकिशोर जी कह रहे थे, ये भारत के लिए गौरव का समय, जो सम्राट अशोक के नेतृत्व में इस देश में एक लंबा गौरवशाली एक जो कालखंड चला, जो ऐसा शासन था जो करुणा से भरपूर था। महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप यह याद रखना, जब कोई हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा बनाई थी, उस समय की स्थितियां जो थी मैं उस पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान जो देश की सीमा रेखा है, हमारे पुरखों के उन सपनों को साकार करने का काम क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल और कोई दूसरा नेता कर सकता है क्या? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे व्यक्तिगत तौर से यह लगा करता है कि हमारे पुरखों का अंश रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आए हैं। इसने पूरे अखंड भारत की कल्पना को धरती पर स्थापित करने का काम किया, वो महान सम्राट अशोक थे साथियों। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि लगातार हम लोग पंडित चाणक्य जी ने जिस सपने को देखा था और जिस चीज को सम्राट अशोक ने धरती पर उतारने का काम किया था, उस चीज को आगे बढ़ाना है, आगे स्थापित भी करना है। आज हम बताना चाहते हैं कि साथियों, आप देखते होंगे इस देश में जब भी सम्राट अशोक की चर्चा होती थी, मैं देखता था कोई ना कोई संगठन के लोग करते थे। तो बिल्कुल लगातार अब जिस तरीके से कार्यक्रम हुई, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या कुछ रही, क्योंकि वहां पर हमारे सहयोगी निषेध मौजूद थे। सबसे पहला जरा निषेध से समझने की कोशिश करते हैं कि आज कार्यक्रम किस तरीके से बीजेपी ने मनाया है। निषेध, क्या कुछ तस्वीरें रही? सबसे पहले एक बार आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आखिर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें क्या कुछ खास दिखा? बिल्कुल, देखिए, महान सम्राट अशोक की जो जयंती है वो बीजेपी की ओर से मनाई गई और इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि कार्यक्रम काफी भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा, किया था। वही तस्वीरें आज देखने को मिली। एक तरीके से कहे तो बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश थी और वही दिखाने की कोशिश की भी गई और कहीं ना कहीं इस बात को भी कहते क्लियर कर दिया है नेताओं ने कि इकलौती बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने महान सम्राट अशोक चौधरी की जयंती मना रही है।
और एनसी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड सम्राट चौधरी सम्राट अशोक की जो जयंती है अब वो जनता दल यूनाइटेड मनाएगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने आज इस बात को क्लियर कर दिया है कि बीजेपी इकलौती पार्टी है। इस बात को कहा है नेताओं ने कि इकलौती पार्टी बीजेपी है जो सम्राट अशोक की जयंती बिहार में मना रही है। और आज जो बापू सभागार में जयंती मनाया गया, काफी भव्य का आयोजन किया गया था। लोगों की संख्या काफी ज्यादा, खासतौर पर इस्लाम समाज के जो लोग थे उनको एक तरीके से कहा तो गोलबंद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन निषेध यहाँ पर यूपी से मुख्य अतिथि बुलाना और वो भी यूपी के डिप्टी सीएम को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश जरूर हो गई है कि अब यूपी के तर्ज पर बिहार भी आ गया। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया गया था और वो कार्यक्रम में पहुंचे भी और उन्होंने भी कुशवाहा समाज के जो लोग थे उनका आभार जताया और उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो आयोजन है वो भव्य रूप से मनाएगा। और उन्होंने भी काफी तारीफ जो कुशवाहा समाज के लोग पहुंचे हुए थे उनकी, और इस बात को भी कहा कि इस बार का जो आयोजन किया गया है इससे भव्य रूप से अगले साल जो तैयारी की जाए इसका आयोजन किया जाए। और चलिए अगले तरह भी आयोजन किया जाए। आपको रोकेंगे निषेध, यहाँ पर अगली खबर पर भी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई। बिहार में आयोजित होगा कुशवाहा सम्मेलन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी सम्राट अशोक की जयंती मना रही है तो दूसरी तरफ अब एक अगली तैयारी में भी जुट गई है। बिहार में आयोजित होगा कुशवाहा सम्मेलन और सम्राट अशोक जयंती के मौके पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ये सलाह दी है। उन्होंने ये सलाह देते हुए सम्राट अशोक चौधरी को कहा है कि अगले साल गांधी मैदान में 1 लाख कुशवाहा समाज को आमंत्रित करने की बातें कही है। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में 1 लाख कुशवाहा समाज को लोगों को आमंत्रित किया जाए और वहां पर अब अगली बार शक्ति प्रदर्शन हो वो कुशवाहा समाज का हो। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने और अब जातियों को एकजुट करने, सवर्णों को एकजुट करने के लिए बीजेपी अलग अलग नई रणनीति बना रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, सुशील मोदी ने एक सलाह दिया है कि अगली बार कार्यक्रम हो तो उसमें 1 लाख कुशवाहा समाज को आमंत्रित की जाए और सम्मेलन इस बार कुशवाहा सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुशील मोदी ने साफ शब्दों में इस बात को कहा है कि अगले साल जो आयोजन है वो उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी को एक तरीके से सलाह दी है और कहा है कि करीब 1 लाख कुशवाहा समाज का सम्मेलन अगले साल कराया जाए सम्राट अशोक की जयंती पर और पटना के गांधी मैदान में भव्य रूप से आयोजन की जाए ताकि जगह की भी कोई कमी ना हो, आसानी से लोग आ सके। और साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि जो इस बार आयोजन हुआ है उससे भव्य रूप से आयोजन किया जाए। और साफ तौर पे जो सुशील मोदी है उन्होंने एक तरह से कहे तो लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश की और इस बात का जिक्र किया कि भगवान राम के वंशज से लवकुश और भगवान राम को मानने वाली पार्टी है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये कहें निषेध, कुल मिलाकर ये कहें कि अब तक राम की राजनीति करने वाले अब लवकुश की भी राजनीति करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस बात को कहेंगे क्योंकि सुशील मोदी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है और कहा है कि बीजेपी इकलौती पार्टी है जो लवकुश को मानती है, भगवान राम को मानती है और भगवान राम के वंशज लवकुश हैं। और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, बीजेपी की ओर से वो निर्माण कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार जो अखंड भारत की बातें हो रही है वो भी सुशील कुमार मोदी ने कहा है। और उन्होंने इस बात को कहा, जिक्र किया है कि लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश की और इस बात को बोला है कि लवकुश भगवान राम के वंशज थे और हम लोग सभी भगवान राम को मानने वाले हैं। बीजेपी इकलौती पार्टी है जो भगवान राम को मानती है। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको एकजुट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और इसको लेकर के 1 साल पहले ही आह्वान कर दिया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी और साथ ही साथ बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दोनों ने ही सलाह दी है, कहा है कि इससे बड़ा आयोजन हो अगले साल और इसकी तैयारी अभी से करने की सलाह दे दी है। इसकी तैयारी बाद में ना हो, इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ही उन्होंने नेताओं को कहा है। और खबर है निषेध, इस बीच एक और खबर आ रही है, खबर आपने की है बखूबी, आपसे अगली प्रतिक्रिया उस पर भी लेंगे कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही है उसके मुताबिक उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको अब वो भी बता देते हैं। आपको बता देते हैं अगली खबर
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महान सम्राट अशोक की जयंती पर पटना पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के योगी मॉडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यूपी में योगी मॉडल है तो क्या बिहार में भी इसे लागू करना चाहिए, इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में तो बुलडोजर चल रहा है, अब बिहार की बात बिहार वाले जाने। पर जितने लोग हैं सब उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, आप उनके वंशज हैं। इस पर गर्व होना चाहिए। जिन्होंने देश की सीमाओं को अखंड बनाया है। माननीय सम्राट अशोक महान के समय जो सीमाएं थी हमारी, आज निश्चित तौर से वर्तमान के समय में उसका विभाजन हो, लेकिन वर्तमान की जो अखंड भारत की सीमा है, अगर उसको कोई आंख दिखा देगा तो उसकी आंख निकालने की सामर्थ्य भारत के अंदर है, ये मैंने बताया। बिहार में जो चर्चा है तो बिहार वालों से कर लीजिए यार, यूपी में तो जो चल रहा है चल ही रहा है, ठीक है। जो है जरूरत यहाँ वाले करेंगे, तय करेंगे ना। बिहार का मैं नहीं तय करूंगा, यूपी को मैं तय करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा जारी रहेगी। तो चलिए ये बिहार वाले तय करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए, एक छोटी सी प्रक्रिया निषेध से लेंगे। निषेध, आखिर अब बिहार वाले ही ये बताएंगे, लेकिन ये इस बात की तैयारी जरूर चल रही है कि सम्राट अशोक की तरह पूरे देश पर बीजेपी कब्जा कर ले। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को क्लियर कहा है कि बिहार में जो बुलडोजर चलने की बात हो रही है वो चलेगा या नहीं चलेगा वो बिहार के लोग तय करेंगे। लेकिन जहां पर योगी मॉडल लागू होना चाहिए, जहां पे योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है लगातार। लेकिन जब बिहार का सवाल किया गया कि क्या बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है, क्योंकि लगातार बिहार में योगी मॉडल की चर्चाएं जोरों पर हैं और तस्वीरें भी कई देखने को मिली है, जो छपरा की तस्वीरें आई थी और राजधानी पटना में भी लगातार बुलडोजर से घरों को ढहा जा रहा है। तो उस सवाल से हमने पूछा कि क्या बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। तो चलिए बिहार में जो योगी मॉडल होगा उसको तय करेंगे बिहार के नेता। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध इन तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार जुड़े हुए थे और इस दौरान वहां के तस्वीरों को बखूबी आपने दर्शकों को समझाने की पूरी कोशिश की। तो आपको बता दूं कि यूपी में योगी मॉडल है, ये तो बिहार वाले तय करेंगे कि बिहार में चलेगा कि नहीं, लेकिन सीमाई जो बंधन है वो खत्म करने की बात अब कही जा रही है और यूपी और बिहार साथ साथ रहेगा, ये संदेश दिया गया है। वहीं जहां एक तरफ बिहार में कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी रही, तो दूसरी तरफ अब बिहार में एनडीए गठबंधन पर ही सवाल उठने लगे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष के निशाने पर यह पूरा खेल रहा, जिसको लेकर राजद और कांग्रेस ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए गठबंधन को कमजोर बताया। दरअसल सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बीजेपी और जेडीयू अलग अलग कार्यक्रम मना रही है, जश्न मना रही है। वहीं इस आयोजन को लेकर अब विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता की लालच में एनडीए महापुरुषों को बांट रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच आपसी खींचतान और अंतर्कलह किस कदर है, एक और उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। जब सम्राट अशोक की जयंती दोनों पार्टियां अलग अलग मना रही हैं, अलग अलग डेट में, तो इससे पता चलता है जब ये सहयोगी हैं सत्ता में, एनडीए में शामिल हैं, इसके बाद भी हर मामले में देखा जाता है बार बार कि दोनों पार्टियों में मतभेद उजागर होते रहे हैं। आज वह सरकार महापुरुषों के नाम पे अलग अलग धारा में जब बटा हुआ है तो जनता के नाम पे क्या कर रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग स्वयं हैं। तो सरकार को चाहिए जितने महापुरुष है उसको धारा में न बांट के, एक धारा में बांट के, अलग अलग विभक्त नहीं करके एक साथ चल के महापुरुषों की जयंती मनाए। चाहे वो सम्राट अशोक जी हों, बाबू वीर कुंवर सिंह हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, इनको जातों में न बांट के राष्ट्रीयता में बांध के चलेगा, तब यह बिहार के विकास करेगा। लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता चाहिए, इसीलिए दोनों सम्राट अशोक की जयंती अलग अलग मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस जयंती में बढ़ावा दिखा के नीतीश कुमार को छोटा करने का एक बड़ा प्रयास किया है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां मुंगेर में डायन बताकर वृद्ध महिला को जिंदा जलाने का मामला, अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। तो आपको बता दूं कि घटना में वृद्ध महिला की मौत हो गई थी और मामले में एडीजे 1 अनुराग की कोर्ट ने सुनवाई की है। तो एडीजे अनुराग कुमार की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 महिला समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में अब इस मामले को लेकर के जमालपुर थाना क्षेत्र की छोटी
केशवपुर में घटना हुई थी और घटना में एक वृद्ध महिला को पहले डायन बताया गया था और उसके बाद उसके शरीर में आग लगा दी गई थी, यानी कि आग लगा दी गई थी और आग से घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। और इस मामले को लेकर के मृतक का बेटा जो था वो लगातार न्याय की गुहार लगाता रहा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाता रहा और आखिरकार लंबे वक्त के बाद ही सही लेकिन अब उसे न्याय मिल गया है और उसने इस न्याय के बाद कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। तो इस घटना में वृद्ध जो महिला थी उसकी मौत हो गई थी, वहां पर लोगों ने उसे डायन करार दिया था और कोर्ट का यह फैसला जो होगा वो समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी हो सकता है। दिनांक 11/10/93 को सुबह करीब 8 बजे की घटना है। वो कुछ अभियुक्त लोग जो है कुछ लोग जो है घुस गए थे कृष्णानंद साहू इस केस के सूचक के घर में और बोले कि तुम्हारी माँ सखी चंद देवी जो है डाइन है, वही मेरी लड़की आशा देवी, जागेश्वर साहब बोले मेरी लड़की आशा देवी को तुम्हारी को मार दिया है डाइन कह करके। और उसके बाद उसको घर से बाहर खींच करके निकाल लिए और किरासन तेल और जो है पेट्रोल वगैरह छिड़क करके आग लगा दिए, जिससे सखी चंद देवी की मृत्यु हो गई। तो बता दो कि इस मामले में काफी लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था और इंतजार के बाद अब कोर्ट ने आखिरकार फैसला ले लिया। लेकिन 4 लोगों से पहले आपको बता दूं कि इस मामले में कई अन्य आरोपी जो थे जिनकी मौत हो गई थी और अब शेष जो 4 लोग बचे हुए थे जिन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है, तो समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी कटिहार की। अपने गृह जिला कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में नवरात्रा के दौरान पूजा पाठ और मेले के उद्घाटन के दौरान भी वहां पहुंचे और उन्होंने मेला का उद्घाटन किया। बिहार के लिए सुख और समृद्धि की कामना भी की। वहीं विधान परिषद चुनाव में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि बिहार में एक सकारात्मक माहौल बना है, लोग अब विकास को समझने लगे हैं और इसी को लेकर यह परिणाम आया है। देखिए, सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर न्यास समिति कटिहार की ओर से चैती दुर्गा नवरात्रा का पूजन का आयोजन प्रथम बार किया गया है। वास्तव में माँ भवानी, माँ दुर्गा हमसे मंगल कामना की मांग करते हैं कि कटिहार और बिहार के लोग यशस्वी हों, उनके जीवन में खुशियाँ आए, हम देश उन्नति के राह पर आगे बढ़े, यही माता से। इधर राजधानी पटना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। यहां आए दिन अपराधियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना सिटी के जुड़ावनपुर इलाके में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसको आनन फानन में इलाज के लिए एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। तो वोट था, वोट पर खड़ा हो गया था, तो भी हमके वोट चारा बना दे, तो सब आया 4-5 भाई मिल कर कल्ले कहा कि मार देंगे जान बूझ के। 2 आदमी से थे, तो हम आज सुबह आ रहे थे तो गाड़ी चला रहे थे, हम पीछे बैठे हुए आया, वो गोली लेकर ऐसे टान दिया बंदूक लेकर, तो हाथ से धरे तो उनको हाथ में लग गया, उसके बाद फिर हाथ में लग गया तो गिर गया, तो फिर एगो जांग में मार दिया, तो वहीं पर हम दोनों उठे पड़े, तो गांव सब वाला आए और उसके बाद फिर ले गए। कौन मार दिया? और बिंदु नाम है उसको। कौन, कहाँ का मामला है ये? जुड़ावनपुर, पहाड़पुर पश्चिमी का। कौन थाना पड़ता है? जुड़ावनपुर थाना। अच्छा, तो अभी आप एनएमसीएच आए हैं, क्या हुआ? वो आए थे हम इलाज के लिए, तो डेट कर गए। इधर खगड़िया जिले के विभिन्न थानों में सशस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का वेरिफिकेशन किया गया। आदर्श थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के समक्ष हथियार सत्यापन किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा सशस्त्र भौतिक सत्यापन के लिए 3 जिलों का समय दिया गया था। अंतिम दिन खगड़िया जिले के विभिन्न थानों में सशस्त्र का भौतिक सत्यापन हुआ। वहीं भौतिक सत्यापन में भाग नहीं लेने वाले सशस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। अभी तक 4 हो चुका है और कल 10 सत्यापन हुआ था, तो 14 शस्त्रों का सत्यापन अभी तक हो चुका है और 8 तारीख तक सत्यापन करना है। अभी तक बिल्डअप प्रखंड में कितने शस्त्र हैं सर? ये तो ओडी पंजी देखने पर पता चलेगा। जो सर शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगे उन पर क्या कार्रवाई? उनका लाइसेंस कैंसिल करने का हम समझा किया जाएगा यहाँ से।
अब खबर होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कल एमएलसी चुनाव होना है, लिहाजा चुनाव करवाने के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि बहराइच और श्रावस्ती दोनों जनपदों को मिलाकर कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों जनपदों के 3800 मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर एमएलसी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जहां तक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की बात करें तो सभी मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इन जिलों में शांतिपूर्ण मतदान कराने का भी भरोसा दिया है। और बहराइच को सम्मिलित करते हुए 20 बूथों का गठन हुआ है। उन सारी 20 बूथों की पार्टियां आज रवाना हो रही हैं और कल मतदान है। मतदान के बाद जो है यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है केडीसी पीजी कॉलेज में, और यहीं पर मतगणना होनी है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं, मानक के अनुसार फोर्स लगा हुआ है, मानक के अनुसार पार्टियों का गठन किया हुआ है। इधर यूपी के बरेली और रामपुर के 28 पोलिंग बूथों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। बता दें कि यहां पर 4000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं से लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। एमएलसी चुनाव है तो उसके लिए आज सारी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। तो अपनी अपनी पोलिंग पार्टीज़ में लोग अपने टीम के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करके स्टेशनरी लेकर के यहाँ से अपने अपने पोलिंग बूथों पे जा रहे हैं। पोलिंग बूथ आज ये लोग वहीं पे रुकेंगे, अपने अपने पोलिंग बूथ तैयार करेंगे। बाकी जो भी प्रिपरेशंस हैं ये लोग अपने स्तर पे करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली में कल यानी 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले में एक सीट के लिए सभी 18 ब्लॉक पर एक एक केंद्र बनाए गए हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कल होने वाले चुनाव के लिए जिले भर के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की मीटिंग कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के त्रिस्तरीय व्यवस्था करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी तैनात किया है। 18 बूथों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वे सभी लोग अपनी सामग्री ले लिए हैं और अभी रवानगी की स्थिति में हैं और आज शाम तक पहुंच करके वहां पर ये लोग अपनी सब तैयारियां कर लेंगे। कल प्रातः 8 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में मतदान होगा। कल जनपद रायबरेली में एमएलसी इलेक्शंस की वोटिंग होनी है, जिसमें हमारे यहाँ 18 ब्लॉक्स पर वोटिंग होनी है। इन सभी ब्लॉकों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर ब्लॉक पे अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है और साथ ही सिविल पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा एक अतिरिक्त मोबाइल वहां पे लगाई जा रही है जिसमें पर्याप्त पुलिस बल है। इधर मेरठ के मोदीपुरम में कृषि विश्वविद्यालय में वेटनरी कॉलेज के करीब 400 छात्र छात्राएं पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि उन्हें इंटर्नशिप के दौरान दिए जाने वाली धनराशि की रकम 1000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये मिलने चाहिए, जबकि यह व्यवस्था हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और केरल सरकार ने पहले से ही की हुई है। यह हड़ताल मेरठ समेत प्रदेश के कई जिलों में चल रही है। छात्र मनीष पांडे ने बताया कि छात्रों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उन्हें 1000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता मिले। हम लगातार पिछले 3 दिनों से सारे वेटनरी यूजी और पीजी के साथ वेटनरी कॉलेज मेरठ के यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे ये हैं कि हमारा जो इंटर्नशिप के दौरान हमारा जो इंटर्नशिप भत्ता है वो बेहद ही कम है। इस इंटर्नशिप भत्ते को 4000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाए ताकि हमें अन्य राज्यों जैसा सम्मानजनक भत्ता मिल सके। इधर अमरोहा में 7 वर्षीय मासूम की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर सड़क जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया और परिजनों ने पकड़े गए आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं एसपी ने मामले पर कहा कि मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गजरोला थाना क्षेत्र में जो 7 वर्ष के बच्चे की हत्या हुई थी उसके शव को हाईवे पर रखकर परिजनों द्वारा जाम लगाया गया है। उसके संबंध में अवगत कराना है कि इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य अभियुक्त और जो कि एक लड़के का सगा चाचा है और उसका परिवार का ही एक अन्य सदस्य है और इसकी एक चाची जो साजिश में शामिल थी, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों से मेरे द्वारा क्षमा वार्ता की गई है। परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने
आगे फर्दर छानबीन की मांग की है। सुबह बच्चे के शव को ले जाते टाइम उन पर भी हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। इस चाचा के ससुराल पक्ष पर परिजनों ने शक जताया है, उस पर भी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। इधर एटा जनपद के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ रहे कक्षा 2 के मासूम को विद्यालय में फेल कर दिया गया तो छात्र फेल होने से आहत होकर अपने मां बाप के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का विचार बना डाला। बच्चे के ऐसे दुखी होने पर परिजनों ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया में छात्रों पर अधिक भार होने के कारण ठीक से बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया और बच्चे की मुसीबत अब बन गई है। बच्चों को यहाँ फेल कर दिया। बच्चे स्कूल में कहीं कम पढ़ने आते हैं, बच्चे हमारे पढ़ने के बाद भी ये तुरंत वो दे देते हैं, काम दे देते हैं। बच्चे का कहाँ से क्या करें बच्चे जाके। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? हमारा ये 2nd में पढ़ रहा है बच्चा है हमारा। जिस दिन हमारा बच्चा यहाँ फेल हुआ है उस दिन ये कह रहा था बताओ मम्मी जाके घर पे जाके हम इससे फांसी लगा लें, क्या मर जाए बच्चा, बताओ क्या करेगा बच्चा। दुख लगता है भाई। इधर अमरोहा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला थाना सैद नंगली क्षेत्र के गांव ढक्का के सामने आया है, जहां मस्जिद में नमाज पढ़ने गए व्यक्ति की गाड़ी को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल ये पूरा मामला जगरौला पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर घटी है। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोटरसाइकिल सवार जो 5 लोग थे उन्होंने भागने का प्रयास किया और जब पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का पीछा करने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा उसमें से जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो सिपाही हैं उनके पैर में कुछ छर्रे लगे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जहां उनका इलाज चल रहा है और उनका जो हालत है वो खतरे से बाहर है। इधर सिद्धार्थनगर के खुनियाओं विकास खंड के एक गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ठेके पर शौचालय बनवाया गया था जो उपयोग में सक्षम नहीं है। वहीं इस आरोप पर एडीओ का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। चल जाए ना। कौन सा रुदौलिया बुजुर्ग? नहीं, गांव कौन सा है आपका? हथियावा चौराहा। ग्राम पंचायत रुदौलिया बुजुर्ग, ब्लॉक खुनियाओं। तो ये जो शौचालय आपको मिला है ये आप स्वयं बनवाए हैं? कैसे बना है? ये तो वही मोदी जी भेजे रहे, वही स्कीम जो चला था। तो पैसा आपको मिला था, आप अपने बनवाए हैं? पैसा नहीं मिला, वो तो प्रधान अपने जो बनवाए थे ठेकेदार से। मैं उसकी जांच करके जो है उस पर लाभार्थियों को भी दिशा निर्देश देंगे प्रयोग करने के लिए। और अगर जो शौचालय नहीं बने हैं और धनराशि जो है ग्राम पंचायतों के खाते से आहरित की गई हैं, ना बनने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और रिकवरी भी करवाएंगे। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।